हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम एक नया चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है किशोर अवस्था। ठीक है, किशोर अवस्था आपकी जो उम्र होती है उसके दौरान स्टेज है। ठीक है, देखेंगे कि किस उम्र में आप किशोर अवस्था में होते हैं, क्या क्या चेंजेस वहाँ पर आते हैं किशोर अवस्था के दौरान। सारी चीजें यहाँ पर हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले बात करेंगे किशोर अवस्था की। क्या होती है किशोर अवस्था, जिसे आप कहते हैं एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी, यानी कि यौवन। किशोर अवस्था एंड यौवन क्या होता है? आपने कहा एडोलसेंस को अगर आप देखेंगे, आपने कहा द टर्म इज मैनिपुलेटेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एडोलसेंस मीनिंग टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी। इस लाइन को आपको बहुत अच्छे से समझना है। एक लाइन में आप शब्द का बहुत अच्छा है, आपको बताएगा कि जो एडोलसेंस है, ये किशोर अवस्था है, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता में बढ़ना। यानी कि क्या होगा, जब यहाँ पे न्यूबॉर्न होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, शैशवावस्था आप जिसे कहते हैं। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होगा, बाल्यावस्था उसे कहते हैं। अब वो धीरे धीरे जब बड़ा होगा तो उसमें क्या होती है, किशोर अवस्था की स्टेज आती है, एडोलसेंस की स्टेज आती है। वहां पर क्या होता है, मेच्योरिटी गेन करता है। जो भी कोई भी बच्चा है वो क्या करेगा, मेच्योरिटी गेन करेगा। मेच्योरिटी कैसे गेन करेगा? आपकी बॉडी में सेकेंडरी कैरेक्टर वहां पर आने लगेगा। देखिए, अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो आपने कहा बॉडी स्ट्रक्चर जब भी कोई न्यूबॉर्न है आप देखते हैं वो एज इट इज अपने पेरेंट जैसा। बस होता क्या है कि उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है और उसका डेवलपमेंट, दोनों चीजें वहां पर हो रही हैं। कैसे कैसे हो रही हैं कि अब जो भी वहां पे न्यूबॉर्न होता है वो पहले क्या करेगा, पूरी बॉडी को मूव करता है। बॉडी को मूव करता है, यानी कि आप क्या करते हैं कि जो मोटर स्किल्स हैं, फाइन एंड ग्रॉस, दो प्रकार की मोटर स्किल्स की हम बात करते हैं, फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर। सबसे पहले तो क्या होता है कि कोई भी जो मूवमेंट है उसके लिए जो कौन है यहाँ, उस सारे बॉडी पार्ट्स को वहां पर यूज करेगा। धीरे धीरे क्या होता है, जो स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं, विशिष्ट अंग होते हैं, उनमें क्या करने लगेगा, गति करने लगेगा। जैसे कि सबसे पहले जब न्यूबॉर्न होता है, जब वो रोएगा तो रोते टाइम अपने हाथों को भी हिलाता है, अपने पैरों को भी। तो क्या होता है, एक से ज्यादा ऑर्गन काम कर रहे हैं। इसके अलावा धीरे धीरे जब जो न्यूबॉर्न है वो बड़ा होने लगता है, आप देखते हैं कि वो क्या होगा, जो छोटी छोटी चीजें हैं उनके लिए वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन का यूज करने लगेगा। तो इसी प्रकार से क्या होती हैं, जो फाइन मोटर स्किल होती है, फाइन का मतलब क्या होता है कि ऐसी गति जिसमें आपके शरीर के कम से कम अंग शामिल होते हैं। जैसे कि आप लिखना, आपने कहा आप चल रहे हैं, तो चल रहे हैं तो क्या होता है, आपके जो पैर हैं वो तो मूव करेंगे, आपके हाथ भी मूव करते हैं, आपकी पूरी बॉडी मूव कर रही है वहां। लेकिन जब आप लिखते हैं आपका सिर्फ हाथ मूव करता है। आपने कहा कि जो लिखना है वो क्या है, यहाँ पे फाइन मोटर स्किल है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपके जो शरीर के अंग है वो कम से कम अंग यहाँ पर शामिल है, आपका हाथ यहाँ पर। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे वृद्धि होती है वैसे वैसे जो फाइन मोटर स्किल है वो आती रहती हैं बच्चे में। और जब ये सारी चीजें आ जाती है कि एक बच्चा है, अब वो क्या होता है, वो रेंगने भी लगा है, क्या वो चलने भी लगा है, वो सारे काम भी करने लगा है, वो उसकी जो सेंसेस हैं वो सारे डेवलप वहां पर हो गए हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे वो बड़ा होगा, ये तो प्राइमरी कैरेक्टर हैं, ये सारे आपने क्या है देखे, प्राइमरी कैरेक्टर देखे। आपने कहा रोना है, हंसना होगा, आपने कहा कि जो लैंग्वेज है उसे समझना, आपने कहा कि जो नए नए लोग होते हैं उन्हें पहचानना। जैसे जो कौन होगा, वो स्टार्टिंग में अपने पेरेंट्स को नहीं पहचानता, लेकिन धीरे धीरे उसे ये पता है कि उसकी मदर कौन है, उसके फादर कौन है, या उसकी फैमिली के कौन से पर्सन है जिन्हें वो रोज देखता है। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसे ये भी समझ आई कि ये मेरा घर है, ये मेरे नेबर हैं, ये मेरा स्कूल है। तो उसे सारी चीजें अब समझ आने लगी कि ये तो है प्राइमरी कैरेक्टर। सेकेंडरी कैरेक्टर क्या हुए, आपने कहा सेकेंडरी कैरेक्टर जो यहाँ पर बताते हैं मेल और फीमेल में क्या करते हैं, डिफरेंस को बताते हैं। जैसे कि डिफरेंस को कैसे बताएंगे, देखिए डिफरेंस तो जब न्यूबॉर्न होता है, जब उसका बॉर्न होता है तभी आपको पता चल जाता है। लेकिन जो फिजिकल कैरेक्टर होते हैं, फिजिकल कैरेक्टर यहाँ पर डेवलप होते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वॉइस। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे बच्चे 11 से 13 वर्ष की उम्र में आते हैं, उनकी जो वॉइस में चेंजेस आने लगते हैं। हाँ, बॉयज में देखते हैं कि उनकी आवाज़ बहुत भारी हो जाती है, गर्ल्स होती है उनकी आवाज़ पतली हो जाती है। तो ये एक क्या है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है सेकेंडरी कैरेक्टर, वो आप देखते हैं प्यूबर्टी में।
ठीक है। तो आपको यही कहा गया कि प्यूबर्टी का मतलब ही यहाँ पर है, क्या मतलब है, परिपक्वता में बढ़ना, यानी कि यहाँ पे मेच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती है। ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या कहा, आपने कहा whenever a kid start crossing the age of 10 or 11 there is a sudden spurt in growth, यानी कि जब भी कोई बच्चा 10 या 11 साल की उम्र पार करना शुरू कर देता है तो उसके विकास में अचानक तेजी आती है। आपने कोई बच्चा देखा वो 8-9 साल का था, आपने 1-2 साल बाद जब उसे देखा तो वो बहुत चेंज हो चुका होता है, उसकी हाइट में देखते हैं, ठीक है, उसके जो फेस है उसमें आप चेंज देखते हैं, उसकी वॉइस है उसमें आप चेंज देखते हैं, और आप क्या कहते हैं कि बहुत जल्दी बड़ा हो गया है या हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या कहा, दिस शोज दैट दे बॉयज एंड गर्ल्स आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकम एन एडल्ट। इस स्थिति में कौन सी स्थिति, कौन से स्टेज की बात हो रही है, जब जो बच्चा है वो 11 से 13 वर्ष की उम्र में होता है, तब उसमें चेंजेस आने शुरू होते हैं। और आपने कहा कि इससे पता चलता है कि जो गर्ल्स एंड बॉयज हैं अब बच्चे नहीं हैं बल्कि वयस्क होने की राह पर हैं, अभी एडल्ट हुए नहीं हैं, मेच्योर अभी पूरे नहीं हुए हैं, मेच्योरिटी भी पूरी नहीं आई है। मेच्योरिटी की प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो गई है, कहाँ से, 10 से 11 वर्ष की उम्र में या 11 से 13 वर्ष की उम्र में क्या होती है, ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाती है। अब आप कंफ्यूज नहीं करेंगे कि हम कह रहे हैं 10 या 11, ठीक है। तो होता क्या है कि जो अलग अलग होते हैं उनमें जो एडोलसेंस की स्टेज है वो अलग अलग टाइम पे स्टार्ट होती है, किसी में बहुत जल्दी हो जाती है, किसी में आप 10 वर्ष की उम्र में ही क्या देखते हैं, किशोर अवस्था के जो कैरेक्टर हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसमें 11 या 12 वर्ष की उम्र में एडोलसेंस आता है, कुछ में 13 वर्ष में भी आता है। तो यहाँ पे वेराइटी है, अलग अलग जो पर्सन आपने देखा, आपने ये भी पढ़ा है कि जो अलग अलग मनुष्य की जो विशेषताएं हैं, ठीक, वो अलग अलग होती हैं। यानी कि ऐसा नहीं है, एक हम क्या करते हैं बीच की हम एज निकालते हैं, जैसे ये भी हमने क्या निकाली है, बीच की एज निकाली, तो हम क्या करते हैं बीच की एज निकालते हैं या बीच का ऐसा हम पॉइंट निकालते हैं जहाँ पे कि हम सारे सबको ही क्या कर दे कि कर सके, इंडिकेट कर सके। ठीक है, बात क्लियर है। सबसे पहले हमने बात की है एडोलसेंस के बारे में, एडोलसेंस क्या होता है, क्या मतलब है एडोलसेंस का, उसकी एज आपको बता रखी है 10 से 11 वर्ष की उम्र में शुरू होती है। यहाँ पर क्या होता है, परिपक्वता पूरी तरीके से नहीं आएगी लेकिन परिपक्वता आनी शुरू यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे नए नए कैरेक्टर आने शुरू हो जाएंगे। ये बात क्लियर है, अभी तक बहुत ज्यादा हमने डिस्कस नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया है, व्हाट इज एडोलसेंस। आपने कहा इट इज अ टाइम पीरियड इन लाइफ व्हेन द बॉडी लीड्स टू रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी एंड एक्सपीरियंसेस सम चेंजेस। ठीक है, क्या होता है, अगर आपको फिर से अगर बहुत अच्छी डेफिनेशन देनी हो तो आपने कहा एडोलसेंस क्या होता है, ये एक टाइम पीरियड है। ठीक है, एक ऐसा समय है जब किसी भी व्यक्ति में, किसी भी बच्चे में क्या आती है, रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आती है। रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी का क्या मतलब है कि अब वो रिप्रोडक्शन के लिए क्या है, तैयार है, आनी शुरू हो रही है। ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे वो एकदम तैयार है, वहां पर ऐसे चेंजेस आते हैं बॉडी में, हार्मोनल चेंजेस भी आएंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आएंगे, जिससे कि जो वहां पर जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, अब वो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या बात की, आपने कहा दिस टाइम पीरियड में वेरी इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, यही बात हमने की है सेम। आपने कहा कि अलग अलग जो यहाँ पे इंडिविजुअल हैं या अलग अलग जो बच्चे हैं उनमें इसका जो टाइम पीरियड है वो वेरी कर सकता है, 10 to 13 हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, इस बीच में कोई भी जो बच्चा है उसमें या तो कभी 10 साल में या 11 या 12 वर्ष में जो किशोर अवस्था है वो शुरू हो, डिपेंड करता है अलग अलग व्यक्ति पर। The adolescence period includes the teenage and therefore adolescents are often called teenagers as well। ठीक है, तो जो किशोर अवस्था में आ जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं, टीनेजर्स भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको प्यूबर्टी बता रखी कि प्यूबर्टी क्या होती है। आपने कहा प्यूबर्टी इज द टाइम पीरियड इन लाइफ व्हेन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग बिकम अ कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। किशोर अवस्था में हो क्या रहा है कि जो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आ रही है, आएगी, मतलब ये पूरा पीरियड है जो एडोलसेंस का जो पीरियड है उसमें कोई भी जो व्यक्ति है, कोई भी चाइल्ड है, वो उसमें रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आ रही है, प्रोसेस चल रही है। प्यूबर्टी में क्या हुआ, अब यहाँ पर कोई भी जो व्यक्ति है, कोई भी जो चाइल्ड है, कोई भी जो बच्चा है, ध्यान रखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे किशोरों की बात कर रहे हैं।
किशोरों से मतलब क्या होगा, अब जो भी बात चलेगी, हम जो भी बात करेंगे, जो भी स्टेटमेंट चलेगी, 10 से 13 वर्ष के बच्चों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं व्यक्ति अगर बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी 40 वर्ष के व्यक्ति की बात कर रहे हैं। इनके लिए ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे व्यक्ति शब्द का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या कहा, एडोलेसेंस एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में हो क्या रहा है, आपने कहा एक तो सेकेंडरी कैरेक्टर आ रहे हैं। सेकेंडरी कैरेक्टर का मतलब यही है कि रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आ रही है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। प्यूबर्टी क्या है, प्यूबर्टी क्या है, प्यूबर्टी में आपने कहा कि यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो किशोर हैं, वो अब रिप्रोडक्शन के लिए क्या है, सक्षम हैं। जो किशोर हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पर सक्षम हो गए हैं। जब आप प्यूबर्टी की बात करेंगे, दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी में क्या डिफरेंस। नेक्स्ट लाइन आपको बताई गई है, the changes that occurs in the body during the adolescence age are an indication of an individual is reaching puberty। तो आपने कहा सबसे पहले तो समझिए एडोलेसेंस में हो क्या रहा है। आपके सामने एक इमेज है, आपके सामने एक इमेज है। आपने कहा यह है न्यूबॉर्न, ठीक है, नवजात शिशु है। इसमें क्या भी वृद्धि और विकास हुआ, तो आपने इसे क्या कहा, चाइल्ड कहा, चाइल्ड कहा यानी कि बच्चा। अब आपने कहा ये जो बच्चा जब इस उम्र में आता है, 10 से 13 वर्ष की उम्र में आता है, तब आपने इन्हें क्या कहा, एडोलसेंट कहा, ठीक है, एडोलसेंट कहा, क्योंकि ये क्या है, किशोर हैं, अभी क्या है, किशोर हैं। और इस अवस्था को एडोलसेंस कहेंगे। डिफरेंस है दोनों में, एडोलसेंट और एडोलसेंस यानी कि किशोर अवस्था। ये है किशोर जो कि अभी किशोर अवस्था में। अब इनमें क्या होंगे, चेंजेस आएंगे। मैंने इनमें हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं, ऐसे हार्मोन होंगे जो उनकी इनके शरीर में क्या करेंगे, परिवर्तन लेके आएंगे। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही होता है, ठीक है। आपने कहा कि जब इनमें सारे चेंजेस आ जाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, अडल्ट कहलाते हैं, वयस्क कहलाते हैं, ठीक है। अडल्ट होंगे और अडल्ट के बाद आप जानते हैं कि क्या होंगे, ओल्ड होंगे। ये आप समझ रहे हैं। अब देखिए, हमने कहा एडोलसेंस कब से शुरू होता है, 10 से 13 वर्ष की उम्र में शुरू होता है। 13 वर्ष में क्या है, 10 में क्या है कि जिनमें बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, 13 वो है कि जिनमें देर से शुरू होता है, ठीक है? इस अवस्था के बीच में किशोर अवस्था आती है। इतना तो आप समझ रहे हैं। किशोर अवस्था में हो क्या रहा है, आपने कहा रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आती है, ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए वहां पर जो चाइल्ड है वो तैयार हो रहा है। मैंने फिर से कहा कि आपको चेंजेस कौन से आएंगे, दोनों प्रकार के आएंगे, एक्सटर्नल भी आएंगे, बाहरी रूप से भी आएंगे, और इंटरनली भी आएंगे, आंतरिक रूप से भी आएंगे। अब क्या होता है कि जब यहाँ पर जो किशोर होते हैं उन वो क्या होते हैं, सेक्सुअली मिच्योर हो जाते हैं, यानी कि उसमें जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है अब वो उसके लिए कैपेबल हैं, तो इस अवस्था को प्यूबर्टी कहते हैं, ठीक है, प्यूबर्टी कहते हैं। तो हो क्या रहा है, लास्ट की लाइन आपने क्या पढ़ी, द चेंजेस दैट अकर्स in the body during the adolescence age are in and the an indication that an individual is reaching puberty। तो किशोर अवस्था के दौरान जो यहाँ पर किशोर हैं उनकी बॉडी में कोई भी चेंज अगर आ रहा है तो वो इस बात का सबूत है कि उसमें प्यूबर्टी आ रही है। अब अगर मैंने प्यूबर्टी बोला, समझ जाएंगे प्यूबर्टी किसे कह रहे हैं, या मैंने किशोर अवस्था कहा तो आप समझ जाएंगे कि किशोर अवस्था किस, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब आपके पास एक टेबल आई है। टेबल में आपको ये बताया गया है कि जब किशोर अवस्था आती है तो क्या क्या चेंजेस यहाँ पर आते हैं। ध्यान से देखिए कि क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या परिवर्तन आते हैं जब किशोर अवस्था आती है। सबसे पहला कहा गया है द हाइट इंक्रीज सडनली। सबसे पहले तो जो वृद्धि शरीर की क्या होती है, वृद्धि होती है, हाइट एकदम से बढ़ जाती है। एक्सप्लेनेशन में आपको क्या क्या बताया गया है, द बोन्स ऑफ अ लेग्स in the arm of a person start grow longer and hence a person become a taller in the puberty age। यहाँ पर क्या होती है, जो बोन्स होती हैं, जो आर्म्स की जो बोन होती हैं क्या होने लगती हैं, इनमें वृद्धि होने लगती है, और यहाँ पर जो हाइट है वो क्या होती है, एकदम से बढ़ जाती है। तो सबसे पहले आप समझ रहे हैं कि हाइट बढ़ेगी, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें, हमने कहा चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी, बॉडी की शेप में चेंजेस आने लगते हैं। आपने अगर देखा होगा, अगर आपने कभी भी ड्रॉ किया है, जब भी आप क्या करते हैं, जैसे कि आप कोई भी सिस्टम ड्रॉ कर रहे हैं, आप कोई भी तंत्र बना रहे हैं, तंत्र क्या क्या आता है, आपने श्वसन तंत्र आ सकता है, पाचन तंत्र आ सकता है, प्रजन तंत्र आ सकता है, तंत्रिका तंत्र आ सकता है। तो जब भी आप
इमेज को बनाते हैं तो एक बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, आउटर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो बॉडी का स्ट्रक्चर आप कहाँ पे बनाते हैं? जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर जब आपने बनाया, आपने कहा फीमेल का क्या है स्ट्रक्चर है, फीमेल की बॉडी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और मेल में आप इतना कर्व नहीं दिखाते हैं, सिंपल आप इस प्रकार से दिखाते हैं। तो आपने कहा कि बॉडी का जो शेप है उसमें भी चेंजेस यहाँ पर दिखाई देते हैं, आपने देखा होगा। चलिए, तीसरा आपने कहा कि चेंज इन वॉइस, जो आवाज है आवाज में भी यहाँ पे चेंजेस आते हैं। आपने कहा कि जो मेल होते हैं, जो बॉयज होते हैं, उनकी आवाज भारी होने लगती है, फीमेल होते हैं उनकी आवाज पतली होने लगती है। नेक्स्ट आपने कहा इंक्रीज स्वेट एंड ऑयल प्रोडक्शन इन स्किन। अब आपने कहा कि जो स्किन होती है वहां पर क्या होता है, ऑयल का प्रोडक्शन होने लगता है। जो स्वेट ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड से भी क्या होगी वहां पर डेवलप होती है, और यहाँ पर जो सिबेशियस ग्लैंड है वहाँ वो भी क्या होगी डेवलप होगी, और स्किन में क्या होगा ऑयल का प्रोडक्शन होने लगेगा। तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, 12-13 वर्ष की उम्र में होते हैं, तो आपके पिंपल्स बहुत निकलते हैं। निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपने कहा आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल। हार्मोन क्या होते हैं, आगे हम बात करेंगे हार्मोन्स क्या होते हैं। तो जब भी आप इस अवस्था में हैं, यानी 11 से 13 वर्ष की उम्र में हैं, आपके पिंपल्स आ रहे हैं। ये जो पिंपल्स आते हैं ये आते रहते हैं 19-20 वर्ष की उम्र तक आते रहते हैं। तो होता क्या है, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से होते। नेक्स्ट आपने क्या कहा, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। जो यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनका डेवलपमेंट यहाँ पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपने कहा मेंटल इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी। आपकी जो बुद्धि जो है आपकी, यानी कि आपका क्या होगा, संवेगात्मक विकास भी हो रहा है, ठीक है। मेंटली भी आप क्या हो रहे हैं, मेच्योर हो रहे हैं, फिजिकली भी आप मेच्योर हो रहे हैं, इमोशनली भी आप मेच्योर हो रहे हैं। ये जो पीरियड होता है वो ट्रांजिशन का होता है, यहाँ पे बहुत इमोशन आते हैं। आप आगे पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि ये जो एज होती है इस एज में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होता है, आप एकदम से डिसाइड भी नहीं कर पाते हैं। आपको क्या चाहिए कि सारे जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो आप ही बने रहें, लोग आप पे ध्यान दें। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इस एज में आती रहती हैं। तो डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले देखिए चेंजेस क्या क्या आते हैं, और एक्सप्लेनेशन को पढ़े कि एक्सप्लेनेशन में आपको क्या क्या यहाँ पर चलिए, तो आपने टेबल को यहाँ पर पढ़ लिया होगा। यहाँ पर हम जो लास्ट वाला हमारा कॉलम है इसे एक बार देख लेते हैं, क्या क्या एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है, जिसमें आपसे कहा गया है मेंटल इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी जब आती है तो क्या क्या चीजें यहाँ पर। आपने क्या पढ़ा, आपने कहा ड्यूरिंग द एडोलसेंस एज द ब्रेन हैज द मैक्सिमम लर्निंग पावर। इस एज में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, क्योंकि आप चीज़ों को समझने लगते हैं। आप में क्या होती है, समझ बढ़ने लगती है, चीज़ों को समझने लगती है। इस एज में आप जो भी सीखेंगे, चाहे वो अच्छी बातें हैं चाहे वो बुरी बातें हैं, उनका इम्पैक्ट आप पर बहुत अच्छी तरीके से पड़ता है। आपने सुना भी होगा कि इस एज में बच्चों को अगर हम अच्छी संगत में डालते हैं, कहा जाता है कि इस यही जो एज होती है जिससे बच्चे बिगड़ भी जाते हैं, सुधर भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप क्या होते हैं, मेंटली स्ट्रांग होते हैं इस टाइम पे। जो भी चीज़ आप समझेंगे वो आप क्या करेंगे, अच्छे से एनालाइज करेंगे। सेकेंडली होता है क्या, द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ इंडिविजुअल स्टार्ट टू चेंज। आपका जो सोचने का तरीका होता है आप बदलने लगता है। जैसे कि जब आप छोटे बच्चे होते हैं तब आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो आपके नेबर हैं वो आपको लेके क्या सोचते हैं, या आपके फ्रेंड्स आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, आपके घर वाले आपको ज़्यादा फ्रीडम देते हैं या नहीं देते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप किशोर अवस्था में आते हैं अब आप सोचने लगते हैं, अब आप लोगों को ले करके सोचते हैं, लोग आपके साथ कैसा बिहेव करें, आपके साथ आपको कैसा ट्रीट किया गया है, आपको कैसा बिहेवियर दिया गया है, अब आप इस सेंस में सोचने पर हो क्या है, आप चेंज हो रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि आपको लेकर के सामने वाले लोग क्या सोचते हैं। नेक्स्ट आपने क्या बात की, इट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट गर्ल्स एंड बॉयज स्टार्ट फीलिंग सेल्फ कॉन्शियस। सेल्फ कॉन्शियस का मतलब यही है कि आप ये चाहते हैं कि आपको लेके हर कोई अच्छा ही सोचे, आपको इम्पोर्टेंस यहाँ पर दी जाए, कोई आपको गलत ना ले, ठीक है। आपकी फीलिंग्स की कद्र की जाए, तो आप क्या होते हैं, सेल्फ कॉन्शियस हो के बारे में। नेक्स्ट आपने क्या कहा, हाउएवर
They may also feel a little uncomfortable and insecure due to the sudden changes in the body. However, all these changes are completely normal. आपको कहा गया कि आपके बॉडी में भी चेंजेस आपको होने लगते हैं। तो आपने कहा बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे होंगे, जैसे कि बॉयज में हमने कहा है कि आवाज़ क्या हो जाती है, भारी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे बियर्स आने लगती हैं। फीमेल में हमने क्या कहा, गर्ल्स में हमने क्या कहा कि यहाँ पे ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, मेंस्ट्रुएशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, और बहुत सारे क्या हो जाते हैं यहाँ पे हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी में आने लगते हैं। होता क्या है कि इस एज, जब ये एज स्टार्ट हो रही है या जब किशोर अवस्था स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर अनकंफर्टेबल भी जो बच्चे हैं वो हो जाते हैं। आपको लास्ट लाइन में क्या कहा गया है, ये जो सारे चेंजेस हैं ये क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं और हर किसी में पाए जाते हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस है, हर किसी में पाई जाती है, और यही जो एज है जिस दौरान आप क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। नेक्स्ट आपको कहा गया है वाई हाइट ऑफ फैमिली मेंबर्स इज जनरली सिमिलर। एक क्वेश्चन आपके पास आता है, ऐसा क्यों होता है कि परिवार के सदस्यों की लंबाई आमतौर पर समान होती है। आपने देखा होगा अगर किसी के पेरेंट्स की हाइट अच्छी है तो वो लंबे ही होते हैं, अगर किसी के पेरेंट्स की हाइट कम है तो वो क्या होते हैं, उनकी हाइट उसी प्रकार होती है, कम होती है, बौने वो होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आप रिप्रोडक्शन को पढ़ के आए हैं। जब आपने चैप्टर पढ़ा है रिप्रोडक्शन, तभी आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए हमने क्या बात की, हमने कहा अगर हम पेरेंट कहें, ये है मदर, ये है फादर, ठीक है। मदर कैसी थी, लंबी थी, लंबी को हम टॉल कह रहे हैं, ठीक है। टॉल को हम यहाँ पर कैपिटल टी से दिखा रहे हैं, और फादर भी कैसे थे, टॉल थे, तो इन्हें भी हम कैपिटल टी से दिखा रहे हैं। तो कैपिटल टी जब आएगा तब हम कहेंगे ये लंबे हैं, और स्मॉल टी जब आएगा तब हम कहेंगे ये क्या है, ड्वार्फ कहिए या बौने कहिए, ठीक है। तो आपने क्या कहा कि दोनों जो मदर एंड फादर हैं वो दोनों क्या है, टॉल हैं, लंबे हैं। अगर हम कहें कि इनकी जो संतानें होंगी वो कैसी होंगी, क्योंकि ये क्या बने हुए हैं, आपने कहा ये गैमीट हैं, ये क्या है, गैमीट है। समझते हैं आप गैमीट क्या है, युग्मक जिन्हें कहते हैं, ठीक है, ये है गैमीट। अब गैमीट में क्या होगा, आपने कहा फ्यूजन होगा। यहाँ पर गैमीट बनने से पहले ये दोनों एलील हैं, ये सेपरेट हो जाएंगे, ये क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। कैसे होंगे, आपने कहा यहाँ पर दो गैमीट बनेंगे प्रकार से, इस प्रकार से दो गैमीट बने। चलिए, तो हमारे पास कितने आए हैं, यहाँ पे है, ये है मदर, ये है फादर, और यहाँ पे आपके पास दो गैमीट बने हैं, यहाँ पर भी आपके पास दो गैमीट बने हैं। अब देखिए आप अच्छे से समझते हैं गैमीट का मतलब क्या है, फ्यूजन का मतलब क्या है। तो यहाँ पर क्या हुआ, गैमीट का फ्यूजन हुआ, तो आपके पास ये आया, फिर यहाँ पे फ्यूजन हुआ, फिर आपके पास ये आया, फिर यहाँ पे फ्यूजन हुआ। समझ रहे यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ये गैमेट इसके साथ फ्यूज हुआ, या ये गैमेट इसके साथ फ्यूज हुआ, फिर ये गैमेट इसके साथ फ्यूज हुआ, या ये गैमेट इसके साथ फ्यूज हुआ। आपके पास ये क्या आ गए हैं, संतान आ गई हैं। सबके पास क्या है, कैपिटल टी है। तो क्योंकि दोनों ही पेरेंट क्या थे, लंबे थे, इसीलिए सारे जो बच्चे यहाँ पर आए हैं वो लंबे। क्यों ऐसा हुआ है, और आपसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों हुआ है, ये सिंपल सी बात है। आपने कहा कि यहाँ पर जो इन्हें क्या मिले हैं, क्रोमोसोम मिले हैं। यहाँ पर जो क्रोमोसोम मिले हैं वो क्या मिले हैं, इस वाले बच्चे को वो मिले हैं, वो 50% मदर से मिले हैं और 50% फादर से मिले हैं, ठीक है। क्रोमोसोम क्या होते हैं, अगर आप तो क्या स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का, इस प्रकार से होता है स्ट्रक्चर। यह है क्रोमोसोम, यह है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन होगी, और ये क्या है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। अब क्रोमोसोम के अंदर ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है, ये डीएनए का कोई एक पार्ट, फॉर एग्जांपल ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या कर रहा है, लंबाई के लिए उत्तरदायी है। इसे हमने क्या कहा, ये जो पार्ट है इसे हमने जीन नाम दिया है, ठीक है। ये जो पार्ट है ये एक जीन है, उत्तरदायी है। इस
जीन में ये जो जीन है ये क्या है, हमने कहा कैपिटल टी है, क्योंकि दोनों कैपिटल टी है, इसीलिए आपने क्या कहा कि ये लंबे होंगे। सेम ये दोनों में एक जैसे ही कंडीशन है, मेल में भी यानी कि मदर में भी और फादर में भी, दोनों में एक जैसी कंडीशन है कि ये जो जीन था ये दोनों में कैसा था, कैपिटल टी था, यानी कि दोनों ही में ही क्या था, लंबाई का जीन था। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए जीन क्या होता है तो देखिए, हमने कहा ये डीएनए है, ये डीएनए है। डीएनए क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है। हमारे जेनेटिक मटेरियल में हमारे जितनी भी कैरेक्टर है उन सबकी इंफॉर्मेशन, हमारे अंदर जो भी गुण पाए जा रहे हैं, आपने कहा आपकी स्किन का कलर है, आपके बालों का कलर है, आपके बालों का टाइप है, आपके आंखों का कलर है, आपकी हाइट है, जितनी भी कैरेक्टर आपको खुद में दिखाई दे रहे हैं, इन सब की इंफॉर्मेशन हमारी जेनेटिक मटेरियल में होती है। और हमारी जेनेटिक मटेरियल के कारण ही ये जो कैरेक्टर है वो आपको इस प्रकार से दिखाई देते हैं। अब हमने कहा कि जो डीएनए है, डीएनए में क्या होते हैं, बहुत सारे जीन होते हैं, और ये जीन क्या होते हैं, हर एक गुण के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि आपके आंखों के कलर के लिए एक जीन उत्तरदायी होगा, एक जोड़ी जीन उत्तरदायी होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने कहा आपके बालों का कलर ब्लैक है या ब्राउन है, उसके लिए भी एक जीन वहां पर क्या होगा, एक पेयर जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, आपकी जो हाइट आपकी लंबाई है उसके लिए भी जीन उत्तरदायी होगा। अब जीन होते क्या है, हमने कहा जीन डीएनए के खंड होते हैं, डीएनए के पार्ट होते हैं। हमने यहाँ पर माना हो सकता है कि ये एक जीन पेयर है और ये क्या कर रहा है, आपके आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमने कहा ये जीन का एक पार्ट है जो कि आपकी हाइट के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, इसी प्रकार से डीएनए में बहुत सारी जीन पाए जाएंगे, यानी कि डीएनए के अलग अलग जो पार्ट है, अलग अलग जो खंड है, वो अलग अलग गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, और इन्हीं खंडों को, यानी कि डीएनए का एक पार्ट, डीएनए तो बहुत लंबा है, हमने कहा डीएनए का एक छोटा सा पार्ट जो किसी गुण के लिए उत्तरदायी है वो है जीन। तो हर एक कैरेक्टर के लिए, हर एक गुण के लिए जीन उत्तरदायी होते हैं और जीन हमेशा जोड़े में रहते हैं। जैसे कि हमने कहा जीन को जब हमने लिखा, हमने कहा सिर्फ जीन को हम दिखा रहे हैं, ये हाइट का जीन था, ये लंबाई का जीन था, तो हमने इसे टॉल से कहा, लंबा कहा। तो सिर्फ एक टी नहीं लिखा है, दो टी लिखे हैं, क्योंकि जीन हमेशा पेयर में रहते हैं, जोड़े में रहते हैं। हमने कहा कि मेल में भी जो जीन थे वो कैपिटल टी थे, यानी कि लंबाई के जीन थे, और फीमेल में भी जो यहाँ पे जीन थे, यानी कि ये मदर है, ये फादर है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करेंगे। हमने कहा जो मदर में जो जीन थे वो भी दोनों लंबाई के जीन थे, फादर में भी जो जीन थे दोनों लंबाई के जीन थे। अब होता क्या है कि संतति में एक जीन तो आएगा मदर से, लंबाई की बात हो रही है, एक जीन तो आया मदर से और एक जीन आया फादर से। अब दोनों से कैसे जीन मिले हैं, लंबाई के जीन मिले हैं, तो बच्चा कैसा होगा, यहाँ पे लंबा होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर हमने कहा अगर हमने कहा कि यहाँ पे दोनों जो पेरेंट होते हैं, दोनों जो जनक होते हैं, वो कैसे होते हैं, बौने होते हैं, यानी कि दोनों स्मॉल टी होते हैं। संतति भी कैसी होती है, वहां पे बौनी होती, क्योंकि एक जीन मदर से आ रहा है, एक फादर से आ रहा है, और दोनों से अगर स्मॉल टी आ रहा है, अगर बौनेपन का जीन आ रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो संतति होगी वो कैसी होगी, बौनी होगी। अब क्या हो, अगर यहाँ पर अभी तक तो हमने क्या बात की है कि या तो दोनों पेरेंट कैसे हैं, लंबे हैं, या दोनों पेरेंट कैसे हैं, बौने हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर एक पेरेंट तो क्या है, लंबा है, और एक बौना है, तो क्या चीज होगी, क्या आएगा यहाँ? इसको समझने के लिए हमने क्या कहा, ये है मदर, ये है फादर। आपने कहा कि मदर कैसी थी, यहाँ पे लंबी थी, फादर कैसे थे, यहाँ पे बौने थे। ठीक है? अब क्या होगा यहाँ पर, अगर आपने कहा हिट बने और यहाँ पे फ्यूजन हुआ तो क्या हुआ, कि ये आपके पास आए। अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे एक लंबाई का जीन है, एक लंबाई के लिए उत्तरदायी है, और एक क्या है जो बौनेपन के लिए उत्तरदायी है, तो यहाँ पर गुण किसका आएगा, देखिए यहाँ पर गुण उसी का आएगा जो ज्यादा स्ट्रांग होगा, जो यहाँ पर ज्यादा स्ट्रांग होगा वही यहाँ पे एक्सप्रेस होगा। स्ट्रांग यहाँ पे क्या होगा, आपने कहा कि यहाँ पे सारे जो बच्चे होंगे वो लंबे आए हैं, लेकिन क्या होगा आगे चल के कहीं ना कहीं ये जो है स्मॉल टी ये खुद को एक्सप्रेस करता है। इसलिए कई बार आपने क्या देखा कि माता पिता लंबे भी थे, कि माता पिता लंबे थे, जैसे कि अब अगर
इस प्रकार का आपके पास कॉम्बिनेशन आए हैं, इसी प्रकार का आपके पास कोई और कॉम्बिनेशन आ गया है, और अगर दोनों की यहाँ पे शादी हो जाती है, जैसे जैसे हमने कहा एक तो कॉम्बिनेशन आपके पास ये आया, सेम कॉम्बिनेशन आपके पास फिर से आया, ठीक है, ये आया। अब आपने कहा कि अगर ये जो दो इंडिविजुअल हैं, इन दोनों की शादी हो जाए तो क्या होगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पर अगर आपने क्रॉस किया तो आपने कहा इनकी संतति किस प्रकार से होगी, अगर आप क्रॉस करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार की संतति आएगी। 4 संतति आपके पास आई हैं। अब देखिए हुआ क्या था, देखने में दोनों पेरेंट लंबे थे, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पर वही कैरेक्टर आता है जो स्ट्रॉन्ग होता है। हमने कहा जो लंबाई का गुण है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो लंबाई का जीन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए सारे बच्चे यहाँ पर कैसे हुए, लंबे हुए। यहाँ पर भी हमने कहा कि यहाँ पर क्या था, जो स्ट्रॉन्ग था वो जो टॉलनेस का गुण था, जो लंबाई का गुण था वो स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए यहाँ पे सारे बच्चे कैसे हुए, लंबे हुए। अब हमने कहा कि जब इन दोनों की शादी यहाँ पर कराई गई, ठीक है, और जब इनकी संतति को देखा गया तो आपने क्या देखा कि एक यहाँ पर क्या हुआ, एक जो बच्चा था वो कैसा हुआ, यहाँ पर बौना हो गया है। अब होता क्या है, पेरेंट्स दिखने में तो लंबे थे लेकिन संतति कैसी आ गई है, बौनी यहाँ पर आ क्यों आई है, क्योंकि इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, इनके एक ग्रैंड पेरेंट ये है और एक ग्रैंड पेरेंट ये है, दोनों के जो इन दोनों के जो यहाँ पर मेल और फीमेल हैं, इन दोनों के जो ग्रैंड पेरेंट थे वो वहां पर बौने थे। तो कभी कभी होता क्या है कि जो कैरेक्टर होते हैं वो एक जनरेशन को स्किप करके भी आ जाते हैं, ठीक है, बात क्लियर है। ये आप तब अच्छे से समझेंगे जब आप जेनेटिक वाला पोर्शन भी अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको आंसर मिल गया होगा कि ऐसा क्यों होता है कि जो संतति होती है उनकी जो हाइट होती है वो अपने पेरेंट जैसी ही होती है। तो आपने कहा the height of a person is a characteristic that they receive from their parents, यानी कि व्यक्ति की लंबाई एक विशेषता है जो उसे अपने माता पिता से प्राप्त होती है। Hence, in general, the height of a person is similar to the height of a family member. इसीलिए सामान्य तौर पर एक व्यक्ति की ऊंचाई यानी कि उनकी लंबाई परिवार के सदस्यों की लंबाई के बराबर ही होती है। But it also recommended that adolescents should eat a proper diet which is rich in vitamins, minerals and other nutrients that can help in their growth. लेकिन यह भी माना जाता है कि किशोरों को एक उचित आहार खाना चाहिए, विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर हो, जो उनके विकास में मदद करता हो। लास्ट की लाइन आपको ये बता रही है कि ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स की हाइट बहुत अच्छी है या उनका फिजिक बहुत अच्छा है तो आप भी बहुत हेल्दी हो जाएंगे। इसके लिए आपको क्या है, प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी। प्रॉपर डाइट जिसे आप क्या कहते हैं, संतुलित आहार भी कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं आप उसे। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी डाइट, एक ऐसा आहार जिसमें सारे ही आवश्यक पोषक तत्व शामिल हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, विटामिन भी हो, ठीक है, और कैसे हो, उचित मात्रा में, ना आवश्यकता से अधिक हो ना आवश्यक, इसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। चलिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए अब अगली जो हेडिंग हमारे पास आती है उसमें आपसे पूछा गया है व्हाट आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। द्वितीय जो गुण हम कह रहे थे, सेकेंडरी कैरेक्टर हम बार बार कह रहे थे क्या होते हैं, देख लेते हैं। आपने कहा एट प्यूबर्टी सम चेंजेस अकर्स इन बोथ मेल एंड फीमेल दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम ईच, द फीचर्स दैट डेवलप इन देम आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। आपने कहा किशोर अवस्था के दौरान दोनों में, गर्ल्स एंड बॉयज में कुछ कैरेक्टर आते परिवर्तन आते हैं जो कि एक दूसरे को क्या करते हैं, अलग करते हैं। आप आइडेंटिफाई करते हैं ये मेल है ये फीमेल है, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या कहा कि बॉयज में क्या क्या आते हैं सेकेंडरी कैरेक्टर। अगर हम बात करें कि बॉयज में कौन कौन से सेकेंडरी कैरेक्टर, आपने कहा फेशियल हेयर ग्रोथ, आपने कहा जो फेस होते हैं उसमें बाल आने लगते हैं, जो बियर्ड है वो, आपने कहा ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन चेस्ट, अंडर द आर्म्स एंड प्यूबिक एरिया, ठीक है। अगर फीमेल की बात करें कि इनमें क्या क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, आपने कहा डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट द ग्रोथ ऑफ हेयर अंडर द आर्म्स एंड अ प्यूबिक एरिया।
इस प्रकार से जो चेंजेस होते हैं वो हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऐसे कैरेक्टर हैं कि जो कि आपको क्या देखते हैं, फिजिकली आप ऑब्जर्व करते हैं। चलिए, ये जो दोनों पॉइंट्स है इसका आप अपनी चलिए, सो क्लास आज हमने बात की है एडोलसेंस के बारे में, प्यूबर्टी के बारे में। तो आपको जो दोनों शब्द हैं वो अच्छे से दोनों का आपको अच्छे से समझ। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। क्लास में बने रहें।